तो भारतीय राज्य व्यवस्था की विषय वस्तु आप प्रारंभ करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें करना है, क्या बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। देखो पॉलिटी एक बड़ा सेक्शन है और पॉलिटी से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मैं कहता हूँ गेम चेंजर है, ठीक है। जिसका पॉलिटी जितना मजबूत होता है 20 से 21 क्वेश्चन उस पूरा सही कर सकता है। मैं पॉलिटी को एक तरीके से मैथ मानता हूँ। मैथ की तरह जैसे 100% नंबर ला सकते हैं ना आप पॉलिटी में, ठीक है, नंबर लाने की दृष्टिकोण से, ऐसे तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो पॉलिटी में भी आप पूरे नंबर ला सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं बता दूं, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये क्लास आपको इनफ होंगे, ये तो बात बोल दे रहा हूँ। लेकिन रेफरेंस बुक बताना ज़रूरी है, जो बुक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। पहला तो ये है भारत का संविधान, एक एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल हम साथ साथ देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सबके पास होगा। और अब जितना पूरा ये जो जितना टाइम है जब तक पॉलिटी चलेगा 31 जुलाई तक जो चलेगा, इसमें आपको ये लेके आना है, डेली आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एक पहली चीज़ ये। दूसरा जो है पॉलिटी का घटना चक्र है, पिछले साल के क्वेश्चन है, वो आपको मैं टारगेट में दूंगा, तब आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। एक बुक है मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा, डी बसु की ये बुक है, भारत का संविधान एक परिचय करके है। और ये बुक इसलिए अच्छी है क्योंकि जो टॉपिक कुछ मुझे ऐसे लगते हैं कि इस बुक में है, किसी और में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पे इसका हिंदी का संस्करण यदि आप पढ़ोगे तो आपको जटिल महसूस होगा। इसमें विधिक भाषा है ना, ऐसी लैंग्वेज है जो कानूनी है, आमतौर पे नहीं समझ पाओगे। इसलिए एक बार मुझे सुन लो, मुझे समझ लो, इसके बाद जब आप पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा इस बुक को, ठीक है। डी बसु की ये बुक है। अभी इसे ख़रीदना मत, ठीक है, ख़रीद भी सकते हो, भारत का संविधान है एज यू विश, लेकिन आप अभी से पढ़ना मत। जब मैं पूरी पॉलिटी पढ़ा दूं तब समय मिले, जब इसे पढ़ोगे तो कहोगे कि क्या बात है, ठीक है। इसके बाद हमारी संसद सुभाष कश्यप जी की अनिवार्य है, लेना है, लिख लीजिए, हमारी संसद बाय सुभाष कश्यप, ये बुक आपको लेना पड़ेगा। और एक बुक और है लक्ष्मीकांत, अच्छी बुक है नो डाउट, कोई उस पर शक नहीं कर सकता। लेकिन लक्ष्मीकांत में भी मतलब मान लीजिए 85% चीज़ें हैं, 15% आपका हमारी संसद कर देगी। 85% लक्ष्मीकांत को मैं वैल्यू देता हूँ, लेकिन अच्छी लक्ष्मीकांत की जो बुक है राज्य व्यवस्था करके, और 15% हमारी संसद, ये दो बुक अपने आप में कंप्लीट हैं। लेकिन डी बसु मैंने इसलिए कहा कि आप चूँकि संविधान पढ़ रहे हो तो संवैधानिक भाषा, संवैधानिक चीज़ें जानना ज़रूरी है। आपकी भाषा शैली अच्छी होगी। कुछ पहलू ऐसे हैं जो किसी और में नहीं दिए गए हैं, सिर्फ इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो इसे ले लोगे, पढ़ने में अच्छा लगेगा। ये बुक अपने आप में डायनेमिक है। यदि नहीं भी पढ़ोगे तो ये दो बुक आपका काम कर देंगी, इनफ है, ठीक है। टाइम के ऊपर है, टाइम मिल जाए तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन पहले ये दो बुक हैं, ये रेफरेंस बुक के रूप में रहेंगी। घटना चक्र रहेगी आपकी, ठीक है। परीक्षा वाणी की भी आती पॉलिटी, तो मैं आपको 8 से 9 किताबों का जिस्ट दूंगा। इसलिए मैं इसीलिए बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी से एक क्वेश्चन गलत कराना तो बताना, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है। पॉलिटी का एक एक आर्टिकल मैंने आपके आत्मा में नहीं उतार दिया तो मेरा नाम भी रवि प्रकाश आज़ाद नहीं है। पॉलिटी के मामले में हिस्ट्री वगैरह तो मान लीजिए जो हो गया वो बढ़िया है। हिस्ट्री में भी हमने जो पढ़ा है वो अपने आप में इनफ है, ऑप्शनल लेवल तक का इनफ है, ठीक है। ऑप्शनल लेवल के अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊँगा आप लोगों को, देखेंगे कि क्या चमत्कार हुआ है, ठीक है। इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो ये हो गया आपका भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित जो पहलू थे। अब हम इसको पूरी तरीके से पढ़ेंगे। तो एक बार मैं इसके एक बार टॉपिक देख लेता हूँ, क्या क्या टॉपिक हैं जो हमें पढ़ना है। देखो संविधान की शुरुआत यदि करेंगे, देखो एक चीज़ समझते हैं, इतिहास सबसे पहले जो यूपीएससी ने सिलेबस में रखा है, इतिहास को रखा है, ठीक है। इतिहास का मतलब है बिल्कुल भारत को शुरू से पढ़ना। और इतिहास से भी पुरानी चीज़ होती है भूगोल। भूगोल तो बहुत पुराना होता है, पृथ्वी कब बनी, पृथ्वी कैसे आग का गोला थी, सूर्य से अलग, उससे भी बड़ा चीज़ वो पहले ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद सूर्य कैसे आया, सूर्य के बाद सौरमंडल कैसे आया, सौरमंडल में पृथ्वी कैसे आई, पृथ्वी के बाद फिर पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब किसका विषय है, भूगोल का विषय है ना। कैसे वो पूरा कल्प है ना, जुरासिक इरा, प्लास्टोसीन, होलोसीन, फिर इसके बाद कहीं जाके मानव का उद्भव होता है तो इतिहास चालू हो जाता है। तो सबसे यदि हम देखें प्राचीन चीज़ है वो भूगोल है। यूपीएससी का मैं पूरा सिलेबस में एक बार राज्य व्यवस्था को देखता हूँ कि ये कितना, कहाँ से कितनी वैल्यू है। फिर आपका इतिहास को मानता हूँ सबसे पुराना, फिर दूसरे नंबर में इतिहास आता है, भूगोल के बाद इतिहास। इतिहास का सीनियरिटी के वाइज ये ज़्यादा सीनियर है ना, पहले ये शुरू हुआ था, फिर इतिहास। इसके बाद पूरे सिलेबस को यदि हम देखते हैं तो इसमें नेक्स्ट नंबर आता है
भारत आज़ाद हो जाएगा, है ना, तो आज़ाद होने से के टाइम पे ही संविधान बना है। तो फिर आता है आपका राजव्यवस्था और ये दोनों अर्थव्यवस्था, इसके बाद अर्थव्यवस्था, ये दोनों आज़ादी के बाद ही का पढ़ना है। आज़ादी से थोड़ा, अर्थव्यवस्था से थोड़ा पहले कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, उसके बाद ही भारत की अर्थव्यवस्था शुरू होती है आज़ादी के बाद। तो फिर सीनियरिटी में तीसरे चौथे क्रम में अर्थव्यवस्था आएगी। आज़ादी 1947 के बाद पढ़ना, ये बिल्कुल प्रारंभ से चालू होता है। फिजिकल ज्योग्राफी है इसमें, इतिहास हो गया, फिर राजव्यवस्था, फिर अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा क्रम में? विकास चालू हुआ, डेवलपमेंट चालू हुआ, पर्यावरण को नुकसान प्रारंभ हुआ, तो फिर पर्यावरण पढ़ना चालू करेंगे आप। एनवायरनमेंट 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो सबसे सीनियर कौन हुआ? भूगोल, फिर इतिहास, फिर राजव्यवस्था। तो इसकी बात करनी है, बीच वाला भाई है, ठीक है। साइंस हमेशा रहा है, विज्ञान को आप कहीं भी रख सकते हो, यहाँ भी विज्ञान है, यहाँ भी विज्ञान है, यहाँ भी विज्ञान है, वो सर्वव्यापी है, ठीक है। हर विषयों से जुड़ाव रखता है विज्ञान, ठीक है। तो अब राज्य को बड़े अच्छे से पूरा एक एक करते करते ही मुझे 3-4 महीना लग जाता है। इस बार कोशिश करेंगे कि इस बार जो है इसको अच्छे से टाइमली कंप्लीट कर लें, है ना। 1-2 दिन का डिस्टरबेंस रहेगा, छुट्टियां कोई नहीं रहेंगी, और जुलाई भर में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ा कार्य हम लोग कर लेंगे। तो पॉलिटी में मेरा उद्देश्य है कि यदि 20 क्वेश्चन भी आते हैं तो 19 सही करके आओ आप। पहला टारगेट मैं ये लेके चलूँगा, जितने भी क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी में हो जाओगे। दूसरा उद्देश्य है कि मेंस लेवल की भी आपका अभी कराता चला जाऊँ, पूरा मेंस लेवल का ही कराऊँगा। इसमें प्रीलिम्स आपका जुड़ा रहेगा, कंबाइंड रहेगा, पीटी आपका जुड़ाव रखेगा। शुरुआत बिल्कुल बेसिक से कराऊँगा, कुछ ऐसी चीज़ नहीं होगी कि पॉलिटी की आपको समझ में ना आए, है ना। भारतीय संविधान का इतिहास समझाऊंगा, फिर इसके बाद भारतीय संविधान को समझाऊंगा, फिर एक एक करके चैप्टर पढ़ते चालू कर देंगे। हर चैप्टर का एक एक विषय वस्तु, कुछ चीज़ें मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन अब ये फ्रेश टॉपिक है तो फ्रेश से ही पढ़ते हैं, और आप लोगों को निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा होगा। लिखेंगे भी जितना ज़रूरत होगी, ज़्यादातर समझाऊँगा, बाकी सब किताबों में लिखा है, ठीक है, सब किताबों में लिखा है। मैं नहीं चाहता कि जिस तरीके से मैंने इतिहास छपवाई, सब कुछ छपवाया, इसमें मैं छपवाऊँ ना, है ना। ये काम आप लोग किताबों से भी कर लीजिएगा। इसमें मुझे बस समझाना पड़े, जितना ज़्यादा मैं आपको इंटरप्रेट कर सकूं, चीज़ों को समझा पाऊं, यही सबसे बड़ी जीत होगी इसमें। तो ये मेरा टारगेट है। तो अब हम लोग इसमें एक बार टॉपिक देख लेते हैं। आपका भारत के संविधान के अंतर्गत जो सिलेबस दिया गया है, सिलेबस में सबसे पहले हम भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, ठीक है। उससे भी पहले एक बार मैं कोर्स ओवरव्यू सेक्शन जो हमेशा करता हूँ पॉलिटी में, कि एक बार बताता हूँ कि पॉलिटी है क्या, है ना। ये चीज़ें जो मैंने मेरे हिसाब से संविधान को मैं समझता हूँ। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, फिर भारतीय संविधान का निर्माण देखेंगे, ठीक है। इसके बाद संविधान का दर्शन देखेंगे, फिलॉसफी क्या है भारतीय संविधान की, ठीक है, किस फिलॉसफी के आधार पे वो चल रहा है। हमने समाज कार्य का दर्शन पढ़ा था ना, समाज कार्य का दर्शन भी मानवतावादी था, प्रजातांत्रिक उद्देश्यों से जुड़ा था, लोकतांत्रिक विचारधारा से जुड़ा रखता था, लोगों की जन कल्याण, लोक कल्याण पे जुड़ा हुआ था। वैसे ही तो भारतीय संविधान का भी दर्शन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसके दर्शन को प्रतिबिंबित करती है, बताती है कि भारत के लोगों को क्या क्या देना है, प्रभुता संपन्न बनाना है, भारत के लोगों को लोकतांत्रिक बनाना है, भारत के लोगों को गणराज्य के रूप में भारत को स्थापित करना है, भारत के लोगों में स्वतंत्रता, समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा निहित करना है, बंधुता का भाव बढ़ाना, यही सब दर्शन होता है, यही फिलॉसफी होती है। और अंततोगत्वा लोगों का कल्याण करना है। ये आत्मा से निहित है हमारा संविधान, बस उसका एक ही उद्देश्य है, लोगों का हित हो, ठीक है, लोगों के मूलाधिकारों की रक्षा की जाए, राज्य के नीति निषेध तत्व राज्य को बताया गया कि ऐसी पॉलिसी बनाइए, ठीक है। तो ओवरऑल इस पूरे उद्देश्यों से पूरा आपका संविधान चलेगा, वो हम जानेंगे। इसके बाद हमारे संविधान के जो विशिष्ट लक्षण हैं, स्पेसिफिक फीचर हैं, विश्व का विशालतम संविधान है ये, है ना। और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, और क्या क्या चीज़ें भारतीय संविधान में, बताइए कुछ विशिष्ट लक्षण आप भी बताइए भारतीय संविधान के। संसदीय शासन प्रणाली है, ये भी एक विशिष्ट लक्षण है। गणराज्यीय व्यवस्था बनाई गई, ये भी विशिष्ट लक्षण है। और शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत भी लिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई, ये सब विशिष्ट स्पेसिफिक फीचर में आते हैं। हाँ, कठोरता और नम्रता का सम्मिश्रण है, कठोर भी है और लचीला भी है, इसका भी सम्मिश्रण है। और क्या स्पेसिफिक फीचर हैं भारतीय संविधान के, बताइए। संविधान में अभिसमयों का प्रयोग किया गया। अभिसमय का मतलब होता है परंपराएं चली आ रही जो,
परंपरागत संविधान भी रहा है, ऐसा नहीं हुआ कि परंपराओं को तोड़ ही दिया गया। लेकिन जब संविधान में परंपराओं को अपनाया गया तो पुरानी रूढ़ियों को, रूढ़ी समझते हैं ना, वो चीज़ जो समाज के हित में नहीं है उसको ख़त्म भी कर दिया गया है ना। अभी समय बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले से चली आ रही थी उनको एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन के संविधान में क्या हुआ, हमारे यहाँ पे गणराज्य व्यवस्था, गणतंत्रीय व्यवस्था बहुत पहले से है, आज से थोड़ा नहीं है। कब से है बताओ, कब थे गणराज्य भारतीय संविधान में? महाजनपद काल था, तब गणतंत्रीय व्यवस्था थी भारत में, गणराज्यीय व्यवस्था थी। देखो अब जोड़ने की बात है, लिंकिंग प्रोसेस है, आप कितना अच्छा से समझ पाओगे। ब्रिटेन के संविधान में आप देखो कि ब्रिटेन में राजा था, पहले राजा था। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है ना, अभिसमयों पर आधारित है, वहाँ आज भी राजा है। उन्होंने परंपरा बना ली कि हम अपने राजा को ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान में राजा तो नहीं, क्योंकि राजा के कॉन्सेप्ट थे वो राजतंत्रीय प्रणाली के अंतर्गत थे। हमारे यहाँ पे क्या कर दिया गया, राजा की जगह राष्ट्रपति ले लिया गया और इसको गणतंत्र बना दिया गया, राष्ट्रपति प्रणाली ले ली गई, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, ये भी एक अभिसमय के अंतर्गत आता है, एक परंपरा के रूप में इसको भी ले लिया गया। जैसे कि गणराज्य गणतंत्र पहले थे, तो अभिसमयों के बारे में मैं काफ़ी चीज़ें लिखवाऊँगा। इसके अलावा वही है सामाजिक समानता, मूलाधिकार, ठीक है, और आपातकालीन उपबंध, एकात्मक हो जाना, कभी संघात्मक होना, कभी संघात्मक और एकात्मक का सम्मिश्रण होना, परिसंघीय प्रणाली, ये सब स्पेसिफिक फीचर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग परिसंघात्मक प्रणाली को समझेंगे कि परिसंघात्मक प्रणाली क्या है। अभी जो मोदी सरकार की पॉलिसी है वो क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। क्या है, सहयोगी संघवाद की बात हो रही है, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब कि हम एक साथ मिलें सब लोग और एक साथ काम करें। नीति आयोग यही है, नीति आयोग में सबको समान दर्जा दिया गया। पहले योजना आयोग क्या करता था, राज्यों के ऊपर दबाव बना देता था, ऊपर से पॉलिसी बनती थी, नीचे जाइए इम्प्लीमेंट कीजिए, लेकिन धरातली स्तर पर उसकी आवश्यकता है कि नहीं है, इसकी कभी जानकारी नहीं ली जाती थी। पॉलिसी जो बनती थी पहले वो बनती थी अप टू डाउन, ऊपर से बनती थी नीचे इम्प्लीमेंट होती थी। अब जो नीति आयोग कर रहा है वो डाउन टू अप जा रहा है। यहाँ से पहले गांव स्तर पे सारी चीज़ें समझी जाएंगी कि यहाँ की बेसिक समस्याएं क्या हैं, उसी के आधार पे उस गांव के लिए स्पेसिफिक, उस जिले के लिए स्पेसिफिक, उस राज्य के लिए स्पेसिफिक प्रॉब्लम और समस्याओं को बनाया जाएगा। तो अब जो है ये सब क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ही लक्षण है, ठीक है। तो ये सारे जितनी टर्म इनसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में आते हैं। तो परिसंघात्मक प्रणाली मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब देखो ये सारे फीचर्स ना, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये डीडी बसु में है, ये आपको बहुत मिलेगा, अदर बुक्स में मिलेगा, लेकिन डीडी बसु में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। भाषा शैली बहुत अच्छी है वहाँ पे। तो मुझे कुछ स्पेसिफिक चैप्टर मैं यहाँ से लूँगा, कुछ चीज़ें वहाँ से लूँगा, जहाँ से मुझे मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। इतना टॉपिक तो मैं यहाँ से लूँगा। संसद पूरा सुभाष कश्यप का रेफरेंस रहेगा। सुभाष कश्यप की जो बुक है ना हमारी संसद, पूरा वहीं से लेखानुदान क्या है, प्रत्यानुदान क्या है, अपवादानुदान क्या है, विनियोग विधेयक किसे कहते हैं, संसद में किस तरीके से मत विभाजन होता है, किस तरीके से प्रस्ताव आते हैं, स्थगन प्रस्ताव क्या है ना, अविश्वास प्रस्ताव क्या है, ये सारे प्रस्ताव, ये सब चीज़ों को हम लोग एक साथ लेकर के चलें, ठीक। कोई टॉपिक को हम छोड़ेंगे नहीं। फिर संघ राज क्षेत्र पढ़ेंगे, नागरिकता पढ़ेंगे, मूलाधिकार और मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, राज्य के नीति तत्व पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम लोग संघ का शासन, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्तियों को पढ़ेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जानेंगे, मंत्रिपरिषद के बारे में जानेंगे। इसके बाद भारत का महान्यायवादी, महानियंत्रक, लेखा परीक्षक, ये सब चीज़ें जानेंगे। राज्य का संघ का विधानमंडल जानेंगे, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, इनके बारे में चर्चा होगी। इसके बाद हमारी न्यायपालिका संघ की अलग है, अंग अलग नहीं है वैसे, न्यायपालिका तो इंटीग्रेटेड बनाई गई है, ठीक है। ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, फिर 24 हाई कोर्ट्स हैं, फिर इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय हैं छोटे छोटे। तो ये इंटीग्रेटेड है, लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी जो ज़्यादा पावर्स हैं या जिसके पास सर्वोच्च शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय ही है, तो सर्वोच्च न्यायालय को हम प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम राज्यों में आ जाएंगे। संघ की इकाइयाँ, यूनिट्स, जो 29 यूनिट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। उनमें भी सेम चीज़ जानेंगे कि संघ की कार्यपालिका कैसी है, विधायिका कैसी है और न्यायपालिका कैसी है, इन सब विषयों को जानेंगे। इसमें हम लोग जम्मू कश्मीर को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर भी एक राज्य है जहाँ पे स्पेसिफिक बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स कैसे पैदा हो गई, कौन था जिम्मेदार कारक, उत्तरदायी कारक। अभी देख रहे हो ना क्या चल रहा है ना, महबूबा और मोदी में क्या हो गया, टकरार हो गया। मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पत्नी को भी छोड़ा और महबूबा को भी छोड़ा,
तो वैसा ही, तो संघ राज क्षेत्र का प्रशासन, इसके बाद लोकल बॉडीज़ में आ जाएंगे, स्थानीय प्रशासन। ठीक है, स्थानीय प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। पंचायत है, नगर पालिकाएँ हैं, इसके बाद समितियाँ हैं, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह, ये भी आपका 97 अमेंडमेंट हुआ था, 97वां, ये केवल आपको एक ही बुक में मिलेगा, मैं सच बताऊं तो। सहकारी समिति जो मैंने पढ़ा है, एक ही बुक है, वो भी डीडी बसु। 97 अमेंडमेंट के बारे में चर्चा, इससे क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि जब सहकारी समिति के लेकर के केंद्र ने अमेंडमेंट किया, राज्यों ने विद्रोह कर दिया। राज्यों ने कहा अरे लोकल बॉडीज़ को बनाने का जिम्मेदारी किसका है? स्थानीय सुशासन की जिम्मेदारी राज्य सूची का विषय है, आप कैसे हर जगह पे हस्तक्षेप करते चले जा रहे हो? उस पर बड़ा विवाद हुआ था। ठीक है, तो वो पूरा मुद्दा पूछा गया था, जो कि मुझे केवल इसी किताब में ढूंढने पे मिला। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था 2014 में आया था शायद, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ से उठा लेंगे। इसके बाद है विशेष क्षेत्रों का प्रशासन। विशेष क्षेत्र मतलब ये है कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा देश में जहाँ पे अनुसूचित जातियाँ निवास करती हैं, उन सभी क्षेत्रों को राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? स्पेशल जोन घोषित कर देते हैं, है ना। विशेष क्षेत्र, शेड्यूल्ड क्षेत्र घोषित कर देते हैं, और वहाँ पे विशेष प्रकार से शासन प्रशासन चलाया जाता है। और वो शासन प्रशासन के बारे में हम लोग पूरा यहाँ पर पढ़ेंगे। अनुसूचित क्षेत्र क्या है, जनजाति क्षेत्र क्या है, ठीक है, किस तरीके से वहाँ पर, मैंने बताया था ना, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। शेड्यूल 5 में सारा बातें उसकी हैं, शेड्यूल 6 में AMTM है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, इनके बारे में चर्चा है कि यहाँ पे प्रशासन कैसे चलेगा। एक चीज़ और, ये सब मैं होमवर्क में चीज़ें दूंगा कि आपको शेड्यूल 6, शेड्यूल 5 पढ़नी है। ये जो है ना आपकी सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का बुक, ठीक है, इसमें लास्ट में दिया गया है। इसमें एक चीज़ आपको पता चलेगी। अब देखो, इतना डीपली कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा, इसलिए पढ़ाऊँगा क्योंकि ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। मैंने भी कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन जब पहली बार पढ़ा इन सब चीज़ों को तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ मैं भी। कभी 5वीं शेड्यूल, 6वीं शेड्यूल पढ़िए तो आपको बहुत नई चीज़ें जानकारी मिलेंगी। संविधान के बारे में आप देखोगे कि कुछ पर्टिकुलर ज़िले हैं, असम में कार्बी आंगलॉन्ग है, ठीक है, ऐसे कुछ ज़िले हैं, उन ज़िलों पर एक अलग तरीके का शासन पद्धति चल रहा है, जहाँ पे ग्राम सभा को स्पेशल राइट्स मिले हैं। एक पेशा अधिनियम भी पारित किया गया था 1996 में। उसके तहत जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसको अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित किया गया था। तो वो भी सब चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा। इसके बाद न्यायपालिका का गठन, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, इसके बारे में आप सब कम्प्लीटली अलग से ही पूरा, उच्च न्यायालय जितने हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम एक कार्य करेंगे, संघ राज्य संबंधों पे आएंगे। केंद्र राज्य संबंध कैसे हैं, विधायी संबंध कैसे हैं, और कार्यपालिका संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रशासनिक संबंध के बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाऊँगा, वो है आपात उपबंध। इमरजेंसी कैसे लगती है और फंडामेंटल राइट्स पे क्या उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ मिसलिनियस टॉपिक देखेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा सरकार और पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवकों के बीच संबंध। ठीक है, ये भी एक प्रशासन, अब ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक हो जाएगा, पबैड में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं पॉलिटी में चाहता हूँ कि ये सब, क्योंकि अभी लोक सेवा में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आप देखिए एक लेटरल एंट्री शुरू हो रही है ना। सरकार का उद्देश्य है कि जो बड़े स्तर की डिसीजन मेकिंग है, जैसे कि ये है ना, क्या नाम है, जो आधार कार्ड को जिन्होंने शुरू करने में प्रमुख भूमिका निभाई, क्या, नंदन नीलेकणी, है ना। ऐसे लोग, ऐसे जो ये कॉरपोरेट सेक्टर में अपनी बहुत अच्छी छवि बना चुके हैं, प्रोफेशनलिज्म को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखते हैं, इन लोगों को क्या किया जाए, डिसीजन मेकिंग लेवल पर बिना IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए ला के रख दिया जाए। ऐसा नहीं होगा कि नीचे से भर लेंगे, ऊपर वाले डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे लाएंगे। तो ये लोक सेवक का कारण क्या है ना, हमारे यहाँ पे एक बार गवर्नमेंट जॉब पा गए आप, ठीक है, और गवर्नमेंट अधिकारी जो होता है, मेंटालिटी ऐसी हो जाती है कि वो फिर ऊपर जा कर के काम नहीं करता है। लेकिन जो एक बिजनेसमैन होता है ना, वो इतना बारीकी से काम करता है चीज़ों को, तो ये आना चाहिए। बहुत अच्छा, बड़ा स्वागत योग्य कदम है ये, कि कितना बढ़िया होगा जब ये चीज़ें होंगी। कॉर्पोरेट सेक्टर को इंटर करना चाहिए प्रशासन में, प्रशासन की जो खामियां हैं वो ख़त्म होंगी। एक नकारात्मक बहुत सारे पक्ष हैं इसमें। नकारात्मक सबसे पहले, जो बच्चे 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट, 8 अटैम्प्ट, 9 अटैम्प्ट, ठीक है, ज़िंदगी भर की मेहनत करने के बाद उनको प्रेफरेंस दें। वो भी मेंटालिटी क्या है, कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट सेक्टर अलग ही होता है, अलग तरीके से काम करता है। बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे।
बताएंगे ना। और इसके बाद जो दूसरा एक और चालू हो रहा है, एक लोक सेवा में सुधार ये चालू हो रहा है कि कैडर सिस्टम को उन्होंने चेंज करके क्या कर दिया, जोन बना दिए। भारत को 5 जोन में डिवाइड कर दिया गया। अब आपको क्या होगा, कैडर ऐसे पहले क्या होता था कैडर में, यूपीपीसीएस यूपीएससी में, कि आपको एक दे दिया भाई केरला चले जाओ, ये आपका स्टेट कैडर है, केरला में आपका जीवन, ठीक है। डेपुटेशन में आप आ सकते हो दिल्ली में, पता चला आप बहुत अच्छा क्राइम ब्रांच से हेड हो, आईबी में आपको डेपुटेट कर दिया गया कि चलो कुछ दिन आप सेवा दे दो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बाकी की ज़िंदगी केरला में ही रहेगी, तमिलनाडु में रहेगी, झारखंड में रहेगी, बिहार में रहेगी अपना। लेकिन अब क्या किया गया, जोन में बांट दिया गया। इससे 2-3 चीज़ें होती थी। एक तो बड़ा फेवरिज्म चालू हो गया आपस में ही लोक सेवकों के बीच में, है ना, अपने स्टेट के लिए प्राथमिकताएं, एक राष्ट्रीय भावना जो है ना वो डेवलपमेंट करने के लिए अब उनको क्या किया जाएगा, उनको एक जोन दे दिया जाएगा, इसमें 4 से 5 स्टेट होंगे, उस पर वो ट्रांसफ़र होते रहेंगे, जाते रहेंगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट ऐसे करके होता रहेगा। इसके निगेटिव भी है, पॉजिटिव, सब लिखवाऊंगा। इसके बाद जो है एक नेक्स्ट हमें देखना है लोक सेवाएं, तो देखेंगे ही सारी, जिसमें लोक सेवा में हम लोग देखेंगे कि जो संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, इसके अलावा और भी आयोग हैं। कौन कौन से आयोग हैं, एक अल्पसंख्यक आयोग है, इसके अलावा अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग ये भी बन रहा है ओबीसी का, ठीक है। और महिला, ये सब महिला आयोग वगैरह, ये भी इनको भी साथ में ले ही लेंगे। तो इनको हम बांटेंगे 3 भागों में। एक होते हैं संवैधानिक बॉडी, ठीक है, जो संविधान में नाम, जैसे सीएजी हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, ठीक है, इनको एक तरफ से हम बांटेंगे। दूसरा हम कार्य ये करेंगे, गैर संवैधानिक बॉडी, जो संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन वो भी अस्तित्व में, जैसे महिला आयोग का क्या उद्देश्य है संविधान में। एक होता है वैधानिक बॉडी, जो कानून बना के बना दी जाए, जैसे सीवीसी, विजिलेंस कमीशन जो है, जैसे कि आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग है ना, ये सब क्या है, इनके लिए कानून पास कर दिया गया और ये बॉडी बन गई। ये आपकी सीबीआई क्या है, कानून पास किया गया और उसके बाद ये बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें देखेंगे। और इसके बाद जो है निर्वाचन आयोग को अलग से पढ़ेंगे और भाषाएं पढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रीय भाषा, ये आर्टिकल 342 वगैरह, इनके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। इसके बाद संविधान का एप्लीकेशन सेक्शन क्या है भाई, कार्य रूप में संविधान क्या है, ये पढ़ेंगे। और 1950 में संविधान लागू हुआ था, सन 2000 में संविधान को 50 साल पूरे हो गए थे, गोल्डन जुबली थी संविधान की, ठीक है। तो उस आधार पे एक समिति बनाई गई थी, वेंकट चलैया उसके मुख्य न्यायाधीश वेंकट चलैया उसके अध्यक्ष थे, और वो समिति ने संविधान का पुनरीक्षण किया था। उस समिति के पुनरीक्षण के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सन 2002 में उसकी रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को पूरा जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या बताया संविधान के बारे में। इसके बाद 2 आयोग हैं, एक है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है। इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। पहले के थे मोरारजी देसाई, दूसरे में बीरप्पा मोइली अध्यक्ष थे। तो इन दोनों की जो रिपोर्ट्स आई, उस रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे। चूँकि 26/11 हुआ था 2008 में, है ना, उसमें प्रशासन की अमूलचूल जो खामियां थीं, वो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में काफ़ी हद तक उनको भी मेंशन किया गया। भारत की आंतरिक सुरक्षा को दिखाया गया कि किस स्तर पे गंभीर बनी हुई है ना। भारत में शासन की नैतिकता, भ्रष्टाचार के कितने मामले आए, कॉमनवेल्थ मामला, वही समय पीरियड है पूरा, देखिए, ठीक है। शासक से लेके प्रशासक तक सब भ्रष्टाचार, करप्शन में लिप्त थे। तो वो सब चीज़ें शासन, उसी के बाद तो पेपर 4 जोड़ा गया ना यूपीएससी में, इथिक्स का, कि भैया अब रेडीमेड चाहिए, है ना, अब क्या चाहिए अधिकारी, अब लोगों को अब नहीं चाहता शासन, अब एकेडमी नहीं चाहती कि ऐसा कोई बच्चा है जिसको उसे सिखाना पड़े। अब वो चाहते सीखा सिखाया बंदा है, रेडीमेड हो, बिल्कुल पहले से ही सब जानता हो, वहाँ पे जाके बस उन्हें सेप देना हो, ठीक है। रिजिड ना हो, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो तुरंत सीख सके। आमतौर पे होता क्या है, जब उम्र का क्या बोलें, तकाज़ा, हाँ, उम्र का तकाज़ा जब बढ़ता जाता है तो हमारे अंदर जो हमारे ज़िंदगी की ठोकरें हैं हमें मजबूत बना देती हैं, हमारा एक परसेप्शन क्रिएट कर देती हैं और हम रिजिड हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं। तो कल कोई सिखाने लग जाए, छोटा सा बच्चा ही कुछ बताने लग जाए, अरे तू मुझे क्या सिखाएगा, ऐसे करके एटीट्यूड क्रिएट हो जाता है, हम सीखने को तैयार नहीं होते। तो वो एटीट्यूड चाहिए नहीं आयोग को। दरअसल ट्रेनिंग क्या है, फिर ट्रेनिंग में क्या सिखाएंगे आपको, आप उन्हीं को बताओ, अरे तुमको क्या पता, इधर आओ बताते हैं हम तुमको, है ना, तुम क्या जानो ज़िंदगी का मज़ा, हम सीख के आए सब कुछ, हमें पता है ज़िंदगी। भाई सबके अलग अलग थपेड़े होते। तो इसीलिए पूरा जो बासवान कमेटी बनी, इसने रिकमेंड किया कि एज कम हो, ठीक है, क्योंकि पता चला 32 साल का उम्र में जो बच्चा जा रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या समझाया जाए,
ठीक है, वो खुद समझने को ही तैयार नहीं है, समझ भी जाएगा लेकिन करेगा अपनी मर्जी का। सेप देना सही नहीं होता, वही बचपन में जो बच्चे को सिखा देते हैं। तो इसीलिए 21 साल 22 साल 23 साल का बच्चा को ऊर्जावान होता है, ठीक है, वो सीखने को तैयार होता है, वो कुछ करना चाहता है, वो जुनून और जज्बा आने वाले समय की ठोकरों में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए लोक सेवा, ये जो लेख सेवा में जो भी बदलाव हो रहे हैं उन सभी पहलुओं को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पर कई चीज़ें देखूँगा, जैसे कार्य रूप में संविधान में सबसे पहली चीज़, संविधान एक जीवित दस्तावेज है। इस तथ्य को हम समझेंगे कि हमारा संविधान जिंदा संविधान है जिसका एक एक पहलू बोलता है, ठीक है। तो संविधान एक जिंदा दस्तावेज है और समकालीन में ये क्या है, प्रासंगिक है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है, समय के साथ मॉडिफाइड होता जा रहा है। इसके अलावा संविधान में अनेकों संशोधन हुए, जैसे 42वां संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट था, 44 अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था, 86 अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी 101वां भी बहुत ज़रूरी है। दुनिया परेशान हो गई 101वां संविधान संशोधन से, जीएसटी आ गया है ना, 1 साल पूरे भी हो गए उसके, तो जीएसटी इसको भी देखेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश की समस्या जो घुसपैठिया समस्या बनी रही, अभी हम लोग करंट देख लेंगे, तो जो म्यांमार की रोहिंग्या घुसपैठिया समस्या थी ये भी देख लेंगे, ठीक है। राज्यों में वित्तीय अपर्याप्तता को देखेंगे, राज्यों के पास पैसा नहीं है, अलग से जीएसटी अलग आ गया, उनके ऊपर भी जीएसटी लग गया, राज्यों के ऊपर बहुत विरोध, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जीएसटी में उन्होंने अपने बचा ली, जैसे कि वो दारू को नहीं ला सकते, पेट्रोल वगैरह ये सब चीज़, पेट्रोल वगैरह तो ये है कि अभी नहीं तो कभी आ जाएगा, लेकिन शराब को नहीं ला सकते कभी भी, है ना। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद जो है राष्ट्रीय भावना का अभाव, ये बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम पे जो है ना, अमेरिका के भक्त बहुत सारे पैदा हो गए हैं, कंपेयर करने लगते हैं, ये सब टॉपिक भी हम लोग उठाएंगे। राष्ट्रीय भावना का अभाव, इसके अलावा सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों की मांग से खतरनाक राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ देख रहे हैं, अल्पसंख्यक जो भी हैं उनके द्वारा कई बहुत सारी डिमांड्स हैं, उसके कारण से जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं वो देखेंगे। इसके बाद है संविधान के पुनरीक्षण की आवश्यकता है क्या फिर से संविधान को रिवाइज करना चाहिए क्या, ये बहुत गंभीर पहलू हैं। ये सब कब पूछा जाता है, इंटरव्यू के टॉपिक हैं, इंटरव्यू में पूछ लें आपसे कि क्या भारत के संविधान क्यों कुछ जो हमारी जो कमी है इसको तो दूर किया जाए, क्या कमी है, क्या कमी है, क्या कमी है बताइए। जैसे अगर हमारा कुछ जैसे जो हमारा जहाँ पे इंटर नहीं करना चाहिए वहीं इंटर कर जाएंगे। हाँ बताइए, अब संविधान के ऊपर आ गए, बताइए, आलोचना करने का अधिकार है, बोलिए। सर जैसे अगर हम जिसमें कुछ जो कमियां हैं हमारे, हाँ सुनाइए। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स में हमारा जैसे जो थे, कौन से जो थे, कुछ कमियां हैं, तो उसे हमारे ऐसे कैसे कमियां बताइए, गिनाइए तो। कौन पहले ये देखिए, जैसे राष्ट्रपति हैं, हाँ, मतलब अगर देखा जाए तो हेड है पूरे भारत, मतलब देखा जाए पूरे हेड है, लेकिन उनके पास हमारा कुछ पावर है। किसने कहा नहीं है सर, लेकिन हमारा टोटल उनको मंत्री के मतलब हमारा तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है ना। हाँ। तो क्या करना चाहिए, संसदीय शासन प्रणाली हटा देना चाहिए। नहीं, कुछ पावर उनको भी देना चाहिए। उनके पास है तो पावर, नहीं पढ़ा भी राष्ट्रपति फिर सही से। मैंने हमेशा बोला आर्टिकल 53 नहीं पढ़ना है, आर्टिकल 53 के साथ 74 भी पढ़ना और 78 भी पढ़ना, तीनों आर्टिकल को एक साथ मिला के पढ़ना है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास पावर है, कौन कहता नहीं है। क्षमा, आपको अभी मृत्युदंड हो जाए, जो आपने संविधान के बारे में बोला है, तो कौन क्षमा करेगा फिर। सर अगर कोई भी जैसे ये बताइए, जैसे हमें अगर हमारा आपातकालीन लागू होता है, हाँ, या और कुछ होता है, हाँ, जैसे इमरजेंसी और कुछ क्या, हाँ शब्द क्लियर नहीं होते, जैसे वो है और कुछ हो जाए, या वो है ना, वो इनका वो ये वो वहाँ सही करें, ये वो पहले थी इंदिरा गांधी को देखा तो उसने कहा हवाई बचाई थी। अब राष्ट्रपति के पास स्पेशल राइट्स है, लेकिन हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति जरूरी हैं, लेकिन राष्ट्रपति का प्रतिनिधि प्रधानमंत्री मेन है, संसदीय जनता का प्रतिनिधि बड़े स्तर पर जो चुना जाता है, कौन चुना जाता है बताओ, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को आप जाते हो वोट देने, फिर तो क्यों राष्ट्रपति के पीछे पड़े हैं आप। उनका जीवन सुखमय चल रहा है, सबसे ज़्यादा सैलरी पाते हैं भारत में, भारत के प्रथम नागरिक हैं, ठीक है। जो भी बड़े बड़े सम्मान होते हैं बिल्कुल गुलदस्ते की तरह रखा जाता है उनको, क्या चाहिए उन्हें। 26 जनवरी की परेड में हेड बन के बैठते हैं, है ना।
राष्ट्रपति अनशन में बैठ जाए कि मेरे अधिकार वापस करो, संविधान नया बनाओ, है ना। राष्ट्रपति को भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां दी गई हैं। आर्टिकल 53 के तहत सारे काम राष्ट्रपति के तहत किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर राष्ट्रपति का आएगा यूपीएससी में। राष्ट्रपति पढ़ लो पहले आप मेरे से, फिर इसके बाद उनके बारे में आप नेक्स्ट। अरे ज्ञानता, चलो ठीक है, बताएंगे चर्चा करेंगे। इसके बाद 6वीं लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। अब 6वीं पढ़ेंगे, इसके बाद संभावित 17वीं गठित होने वाली है, और 16वीं में वही मोदी सरकार कैसे गठन हुआ, क्या चीज़ें हुई, थोड़ा सा भी करंट ये जान लेंगे। फिर भारतीय लोकतंत्र का नया मोड़ कैसे, अन्ना आंदोलन, केजरीवाल का आगमन, एक ऐसा व्यक्ति जो राम राज्य की स्थापना और संकल्पना से प्रतिपूरित था, है ना, और जो बड़े बड़े एलजी ऑफिस में अनशन कर देता था, वो आदमी को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिर चुनाव आने वाला है। जिसने दिल्ली जैसे क्षेत्र में 67 सीटें पाई हों, उस आदमी को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति प्रणाली समस्या का हल है कि नहीं है, जैसे आपने बोल दिया, पढ़ ही लेंगे कि राष्ट्रपति प्रणाली ले आई जाए जैसे अमेरिका में है, क्या वो हल कर देगी क्या सब कुछ? क्या भारत राष्ट्रपति से प्रणाली से चल पाएगा क्या? बहुत सारे संविधान बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट हो रही थी। ठीक है, अब इसमें एक काम और करेंगे, हो सकता है किसी दिन मेरा मूड ना करे तो उस दिन मूवी दिखाई जाए, आपको मूवी दिखाई जाएगी राष्ट्रपति घर में। तो आप लोग देखते भी होगे तो बढ़िया आराम से बिस्तर में बढ़िया गुलगुल वाली गद्दी वो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको राष्ट्रपति उप संविधान के एपिसोड्स दिखाएंगे, 10 के 10 एपिसोड। मेरी सोच है ये कि आपको यहीं दिखाया जाए, बढ़िया साथ में बैठ के मज़े लेंगे, कुरकुरे नमकीन बिस्किट वगैरह सब लेकर आएंगे। हाँ, व्यवस्था करें। अरे कैंटीन खोल ही लो आप। अरे परमिशन नहीं, जगह भी आपके लिए मैं बाकायदा बना के दूंगा। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें जो है हम लोग करेंगे। इसके बाद युवा मतदाताओं की नई पीढ़ी, ये भी देख लेंगे, है ना हम सब लोग मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें, नए नए टॉपिक आ जाते हैं। एक है अस्थिर सरकार और अल्पमत में दल का शासन होता ना, अभी जैसे कर्नाटक में हुआ, ये सरकार जो है अल्पमत में, बहुमत में नहीं गई, अल्पमत में गई। बन तो गई सरकार लेकिन अल्पमत में सरकार बनी, जुगाड़ से बनी, है ना। जुगाड़ तंत्र की सरकार, इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, बहुमत की सरकार की क्या पॉजिटिविटी हैं, ये सभी चीज़ों को, सभी पहलुओं को बढ़िया से देखेंगे ही नहीं बल्कि अच्छे से इनको समझने का प्रयास करेंगे। जब इतना सब कुछ कर लेंगे, आप पूछिए जहाँ से पूछना हो, आपकी मर्जी। ठीक है, इसमें 50% मैं करूँगा, 50% आप करोगे, सब अकेले नहीं करूँगा मैं। ठीक है, जो चीज़ें बताता जाऊँ घर से करके लाते जाओ, बाकी चीज़ों को समझाता जाऊँगा। ठीक, चलो मिलते हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं।